नमस्कार, सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुनीर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की 5 सीटों को रिकॉर्ड मतों से जीतने का आह्वान अपनी पार्टी से किया और साथ ही मतदाताओं को भी ये रैली में कहा कि वो इसलिए तमाम लोग उनको निशाना बनाना चाहते हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। यानी अपनी गारंटी और भ्रष्टाचार से लड़ाई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पिछले लगभग 2 ही दिनों में 3 दिनों में आप देख चुके हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरफ अपनी लड़ाई का आगाज कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत में एक बार फिर से तमाम समाजवादी पार्टी की सरकारों का या इससे पहली विपक्षी सरकारों का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी और शांति और आज उद्योग धंधों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे आगे बढ़ रहा है। इन तमाम चीजों के साथ आप देखेंगे सत्तारूढ़ पार्टी लगभग अपने पहले फेज के चुनाव को सही दिशा में अपने हिसाब से ले जा चुकी है। वो हर सीट पर उसके नेता स्टार प्रचारक या तो पहुंच चुके हैं या फिर 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे क्योंकि उनकी एक रणनीति साफ दिख रही है। तो दूसरी तरफ एक रणनीति क्या, नायक भी गायब हैं और रणनीति तो दिख ही नहीं रही है। हम उत्तर प्रदेश में अगर चर्चा करते हैं तो अखिलेश एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और वो कीर्तिमान है कि वो अपने प्रत्याशियों को एक के बाद एक बदल रहे हैं। मिश्रिक सीट का उदाहरण मुझे लगता है सबसे बेहतर उदाहरण होगा जो ये बता रहा है कि पार्टी ये तय ही नहीं कर रही है कि एक ही परिवार में अगर टिकट भी देना है तो किसको देना है। पहले पिता रामपाल राजवंशी को, उसके बाद बेटे मनोज राजवंशी को, यानी पहले पिता को दिया, फिर उस टिकट को बदलकर बेटे को दिया और फिर अब संगीता राजवंशी यानी बहू को दे दिया। एक ही परिवार में आप 3 बार टिकट बदलते हैं। नोएडा में आते हैं तो आप पहले डॉक्टर नागर को देते हैं, उसके बाद उस टिकट को काट के राहुल अवाना को दे देते हैं और फिर वापस नागर को कर दिया जाता है। आप अगर पहुंचते हैं बिजनौर तो बिजनौर में आप पहले टिकट देते हैं यशवंत को और उसके बाद दीपक सैनी के हाथ टिकट पहुंचा दिया जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं और इसमें नया सिलसिला शुरू हुआ जब आप अतुल प्रधान को लेकर यहां मेरठ में आते हैं, जबकि पहले दिन से ही जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया था भानु प्रताप को, उसको वहां के लोग जानते भी नहीं थे। वकील सुप्रीम कोर्ट के हैं, इससे पहले बुलंदशहर से 2022 में एक पार्टी जो अपनी बनाई हुई पार्टी थी उससे चुनाव भी लड़ चुके थे और 1200 से ज्यादा वोट हासिल नहीं किए थे, लगभग इतने ही वोट थे। उनको आप मेरठ की प्रति सीट से लड़ाने के लिए अनाउंस करते हैं जिसको आपने लगभग 4500 वोटों से ही पिछली बार हारा था। यानी स्ट्रॉन्ग सीट थी और आप एक ऐसे नामालूम कैंडिडेट को लेकर पहुंच गए। ऐसे अब तक लगभग 6 से 7 सीटों पर टिकट बदला जा चुका है। टिकट बदलना पार्टी का अपना अधिकार हो सकता है क्योंकि 2022 में भी लगभग इसी तरह के काम समाजवादी पार्टी की तरफ से हुए थे। लेकिन क्या रणनीति चुनाव प्रचार की भी होगी? क्या ये तय किया गया है कि राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव प्रचार करेंगे, अकेले करेंगे या अपनी सीटों पर किसी और को लेकर चुनाव प्रचार किया जाएगा? पिछली बार आरएलडी के जैन चौधरी के साथ सरधना की रैली से एक चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार तो वो भी नहीं दिख रहा। लगभग 15 दिन रह गए जब पहले फेज की वोटिंग होगी, दूसरे फेज के नॉमिनेशन चल रहे हैं, लेकिन अभी पार्टी की रणनीति गायब है। आखिर किस रणनीति से प्रधानमंत्री मोदी और योगी का मुकाबला किया जाएगा? क्योंकि अखिलेश ने अभी तक जो एक रैली में हिस्सा लिया है वो यूपी में ना होके दिल्ली में थी और वो भी अरविंद केजरीवाल के लिए। चलिए आज इसी पर बातचीत करने के लिए कि आखिर अखिलेश की वो रणनीति क्या है, विपक्ष की वो रणनीति क्या है जिसके सहारे उन्होंने मोदी योगी की उस आर्मी को हराने का मन बांधा है जो 80 में से 80 सीटें जीतने की बात कर रही है। चाहे तो बात हम लोग प्रधानमंत्री
मोदी की इस रैली से शुरुआत कर सकता हूं, एक छोटी सी बाइट के बाद फिर शुरुआत। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, मैं आपके पास अभी आता हूं, लेकिन पहले आप सुन लीजिए कि आज प्रधानमंत्री मोदी वहां उत्तराखंड में उस सफाई को, जिसमें पिछली बार लगभग 62% वोट आए थे, अभी क्या कह रहे हैं। जब नीयत सही होती है नहीं होना चाहिए। बीजेपी के लोगों को गलतफहमी में नहीं सही तो नतीजे भी सही। ये 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है और तब तक न रुकना है न थकना है। और अभी तो हमें ये हमारे उत्तराखंड को भी बहुत 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 आगे लेकर के जाना है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने अपने इरादे दिखा दिए हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के शाहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी अपना एजेंडा साफ कर रहे हैं, अपने मतदाताओं से सीधा रिश्ता बना रहे हैं, लेकिन अभी किसी नए नाम को लेकर आ रहे हैं क्या। अगर मैं अभिषेक के पास जाऊं, अभिषेक, क्या किसी नए नाम को लेकर आ रहे हैं क्या प्रधानमंत्री अखिलेश अपनी इस लिस्ट में जो अभी तक अनाउंस किया। ये तो अच्छा हुआ कि पहले उस फेज के लगभग तमाम नॉमिनेशन खत्म हो चुके हैं, डेट खत्म हो चुकी, नहीं तो मुझे लगता है कि उसमें भी कोई बदलाव हो जाता। आपको लग रहा है समाजवादी पार्टी महसूस कर रही होगी कि काश मौका मिल जाए तो हम इन पहली 8 सीटों में भी किसी का नाम बदल दे। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है सर, मतदान से एक दिन पहले भी उन्हें ये ऑप्शन मिलता तो वो चेंज कर देते। और मेरठ में जो अतुल प्रधान का टिकट कल रात घोषित किया है, अब समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का ये कहना है कि अतुल प्रधान का टिकट होल्ड कर दिया है और योगेश वर्मा का टिकट हो सकता है, क्योंकि एक खबर बहुत तेज़ी से हलकों में मेरठ के आसपास ये तैरी कि योगेश वर्मा ने कल जो बयान दिए थे जब अतुल प्रधान का टिकट हुआ, उसका कहना था कि ये दलित बहुल सीट है। और इसका उदाहरण पिछली बार जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे हाजी याकूब, जो गठबंधन से थे, उन्होंने बहुत तगड़ी फाइट बीजेपी को दी थी और राजेंद्र अग्रवाल मात्र 4,442 वोटों से ही जीत पाए थे। इसी के पिछले निकाय चुनाव में हम चले जाएं तो योगेश वर्मा, वो उनकी पत्नी जो बीएसपी से खड़ी हुई थी, उन्होंने बीजेपी की कांता करदम जो राज्यसभा सदस्य बाद में बनाई गई, उनको चुनाव हरा दिया था। तो ऐसा बहुत तगड़ा कॉन्टेस्ट चल रहा था अतुल प्रधान में, शाहिद मंजूर में और रफ़ीक अंसारी जो शहर विधायक हैं। और ऐसे में जब टिकट योगेश वर्मा का नहीं मिला और भानु प्रताप सिंह का काटा तो अतुल प्रधान का नाम आया। इसका विरोध बहुत तेज़ी से हुआ। उसका कारण यह है कि पिछले निकाय चुनाव में भी अतुल प्रधान की पत्नी को टिकट दे दिया गया, जिसका विरोध मुस्लिमों ने किया और समाजवादी पार्टी अखिलेश पूरे शहर में रोड शो करके गए थे, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिमों ने पतंग उड़ा दी। सेकंड नंबर पर बीजेपी जीती जरूर, लेकिन सेकंड नंबर पर ओवैसी का, एक जिसे कोई पहचानता नहीं था और 22 साल का एक युवा, वो सबसे ज़्यादा वोट लेके गया और सेकंड नंबर पे आ गया। ये संदेश दिया था मुस्लिमों ने, अगर आपने अपनी जिद में टिकट दिए तो मुसलमान बगावत कर जाएगा। यही डर उनको लग रहा है, क्योंकि यहाँ से जो फीडबैक गई है योगेश वर्मा की। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें योगेश वर्मा की पैरोकारी थी कि मेरठ दक्षिण से, जहाँ से सुमेंद्र तोमर इस समय ऊर्जा मंत्री हैं, वहाँ से इनको टिकट की डिमांड
एसपी के लोग कर रहे थे, लेकिन अखिलेश नहीं माने, उन्हें वहां से हस्तिनापुर से चुनाव लड़ा दिया। जबकि हस्तिनापुर से जब 2012 में अखिलेश जीते थे तो उस समय हस्तिनापुर से प्रभुदयाल वाल्मीकि चुनाव जीते थे और उनकी पैरोकारी पार्टी ने की थी कि प्रभुदयाल वाल्मीकि को आप हस्तिनापुर से टिकट दीजिए, क्योंकि वहां प्रभुदयाल वाल्मीकि का एक बार विधायक रह चुके हैं, प्रभुत्व है और सब बिरादरी उनका आदर करती है उनके व्यवहार की वजह से। और योगेश वर्मा को दक्षिण से टिकट इसलिए दीजिए क्योंकि वो दलित बहुल टिकट है, बीएसपी के पूर्व नेता और पूर्व विधायक रहे हैं योगेश वर्मा, तो अगर वो लड़ते हैं तो बहुत अच्छा मुकाबला होगा। हालांकि दक्षिण की सीट भी 12,000 से जीती बीजेपी, 5-5 लाख दोनों कैंडिडेट्स को मिले थे। तो ऐसे में जो निर्णय है अब फिर से विचार हो रहा है, क्योंकि एक खबर ये आ गई कि योगेश वर्मा बागी हो जाएंगे और एआईएमआईएम के संपर्क में है। और अगर ऐसा हुआ कि अखिलेश ने अतुल प्रधान के नाम पर ही टिकट रखा तो शाहिद मंजूर और रफीक अंसारी की जो लॉबी है, रफीक अंसारी शहर विधायक हैं, शाहिद मंजूर किटौर से विधायक हैं, तो वो अतुल प्रधान से उनकी बनती नहीं। 36 का आंकड़ा ये पार्टी पूरी अच्छी तरह जानती है और फिर से बगावत होगी। ऐसे में अखिलेश असमंजस में है और कोई दो राय नहीं कि और कोई तीसरा नाम निकल के आ जाए। हो सकता है रफीक अंसारी के नाम पर मोहर लग जाए या फिर ऐसा कोई नाम आ जाए जिसे पहचाना ना जाए। तो कुल मिलाकर पसोपेश में है। एक टिकट ऐसा है जिसमें अखिलेश एडमंड रहे, वो मुजफ्फरनगर का हरिंद मलिक का, जबकि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी हरिंद मलिक से जो उनकी पुरानी अदावत चली आ रही है उसको लेकर नाराज थे और वही सबसे बड़ा कारण भी माना गया कि अखिलेश से नाराजगी का। लेकिन वहाँ नहीं डिगे, यहाँ कार्यकर्ताओं को वो नाराज कर रहे हैं लगातार। अभी मैंने चौपाल की मेरठ कॉलेज के आसपास, उसमें बीजेपी के भी बहुत मानने वाले कार्यकर्ता थे। हर किसी के मुंह पे था कि अखिलेश ने गलत किया है, योगेश वर्मा बहुत टफ कैंडिडेट थे और पिछली बार की चुनाव की तरह अगर इस बार योगेश वर्मा को टिकट मिलता तो फाइट में जरा मजा आता। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अरुण गोविल भारी थे तो भानु प्रताप सिंह भी भारी थे। बीजेपी पे भी ये आरोप वो लगा रहे हैं, लेकिन अरुण गोविल बड़ा चेहरा हो गए हैं आज जिस तरीके से रोड शो। बीजेपी क्योंकि चुनाव लड़ना जानती है, लड़ाना जानती है अपने व्यक्ति को, पूरा संगठन उनका साथ दिखाई देता है। ये फर्क साफ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, कहीं कांग्रेस तो चुप बैठी है क्योंकि समाजवादी पार्टी के हाथ में यूपी की शायद पूरी बागडोर सौंप दी है, लेकिन यहाँ समाजवादी ना तो सड़कों पे दिखाई दे रही है। सारे नेता, चाहे शाहिद मंजीर हों, चाहे रफीक अंसारी हों, योगेश वर्मा हों, अतुल प्रधान हों, तमाम नेता इस पिछले एक सप्ताह से लखनऊ में डेरा डाले हैं। किसी को भी आप फोन मिलाइए, मेरठ में कोई नेता नहीं। आदिल चौधरी हो, वो लखनऊ में डेरा डाले हैं। सब अपने टिकट के जुगाड़ में लग रहे हैं और कौन अंतिम समय पे अखिलेश के हाथ से टिकट लेके उड़ जाए कहा नहीं जा सकता। ये विश्वास करना भी मुश्किल है। अजीब किस्म की जी राजनीति मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी कर रही है, लेकिन मुझे लगता है समाजवादी पार्टी ने इस बार बहुत बड़ी रणनीति बनाई हुई है अनुपम जी, जिसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इस बार ये तय करने में लग रही है कि हम सपा से, उससे भाजपा से लड़ें कि बसपा से लड़ें, या हम किसके साथ लड़ें, ये तय करने में मुझे लग रहा बहुत बहुत लंबा समय अपना व्यतीत कर रहे हैं अखिलेश। इसीलिए सड़कों पर भी नहीं दिख रहे हैं और रैली तो बहुत दूर की बात है। जी पुनीत साहब, देखिए, मैं तो पहले दिन से आपके शो पे कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी 2024 की लड़ाई ही नहीं लड़ रही है, ना ये रेस में है। उनकी लड़ाई 2027 की है और अखिलेश यादव का इकलौता निशाना ये है कि साहब जैसे 2022 में प्रदेश विपक्ष विहीन हो गए सिवाय समाजवादी पार्टी के, 2027 तक ये हालात बने रहे। उनको अपनी घर की 2-1 सीट के अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप देखें, भारतीय जनता पार्टी ने आसपास की सारी सीटें डिक्लेयर कर दी, लेकिन मैनपुरी और फिरोजाबाद, जहां से डिम्पल यादव लड़ रही हैं और जहां से रामगोपाल यादव के साहबजादे लड़ रहे हैं, इन दोनों सीटें डिक्लेयर अभी तक नहीं की। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। और अखिलेश यादव जिस तरह लगातार टिकटें दे रहे हैं, पलट रहे हैं। मेरी याददाश्त पे पुरी साहब, आपको अगर बेहतर याद हो तो आप बताएं, आप उस इलाके से आते हैं। मेरी याददाश्त में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरठ से कोई मुस्लिम कैंडिडेट ही नहीं खड़ा है। सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा और तो देखिए एमआईएम ने हिस्सा लेने से मना कर दिया चुनाव में। तो मेरठ जैसी जगह जहाँ पे इतना मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां से किसी कैंडिडेट का ना खड़ा होना क्या दिखाता है। और इसके अलावा आप देख लें, रामपुर देख लें, मुरादाबाद देख लें, क्या नहीं हुआ, नोएडा देख लें, और मेरठ में जैसा अभी मैंने कहा आप देख ही रहे हैं, मुजफ्फरनगर में आप देख लें, ये तमाम मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, पर वो कहीं से आपको कोई मुस्लिम कैंडिडेट नजर नहीं आएगा। ये बात अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाती है पंडित साहब। आप इसको देखें,
कि मुस्लिम विहीन राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम किया जाता है। लेकिन मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद में एक बसपा ने दिया है इरफान सैफी को। बाकी आप जो जितनी आप मुस्लिम बाहुल सीटें देख रहे हैं, संभल छोड़ के जहाँ पे बरसात के ग्रैंडसन को दिया गया है, बाकी जगह आपको मुस्लिम आबादी के जो एरियाज हैं, वहाँ पे मुसलमानों को खड़ा नहीं किया जा रहा है। एक ले दे के बसपा है जो मुसलमानों को टिकट दे रही है उन इलाकों में। इसके इसके अतिरिक्त भी अगर आप देखिए अखिलेश यादव का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक-एक जगह, जहां मैं बैठा हूं प्रयागराज में, यहाँ पे पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 4 बार टिकट बदला गया और जब 5वीं बार उन्होंने बदला, तो चुनाव अधिकारी ने मेरी उपस्थिति में मेरे सामने कैंडिडेट से पूछा कि आप लोग सिंबल चुरा के तो नहीं ला रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय से? ऐसे नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ। दिस इज व्हाट ही आस्क्ड। उन्होंने कहा आप लोग सिंबल चुरा के तो नहीं ला रहे हैं, ऐसे तो नहीं करती कोई पार्टी। तो बल्कि इस सीट से पहले पल्लवी पटेल लड़ने वाली थी, तो उसको काउंट कर ले तो 6 बार। तो मेरा कहने का मतलब है कि अखिलेश यादव की जो सीरियसनेस है चुनाव में, एक तरफ प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। आपने देखा कल वो जयंत चौधरी वाली रैली देखी, आपने योगी का गर्जन सुना, और अखिलेश यादव अभी तक टिकट ही नहीं फाइनल कर पाए हैं। वो इकलौती रैली जो करते हैं वो जाके आम आदमी पार्टी के लिए जाके दिल्ली में कराते हैं, और बाकी जगह आप देख रहे हैं कि कैसी समाजवादी पार्टी में किस तरह की मारकाट मची हुई है। अभी हमारे यहाँ प्रयागराज से समाजवादी पार्टी के वन ऑफ द संस्थापक सदस्य रेवती रमन सिंह, अब उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली उनके लड़के ने आज, और भाजपा कांग्रेस ज्वाइन कर लिया आज जाके उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, कांग्रेस से उनको टिकट मिल रहा है। इसको लेके अखिलेश यादव कांग्रेस से नाराज हो गए। होली होली मिलन समारोह कांग्रेस ने मनाया अपने यहाँ 2 दिन पहले वहाँ कांग्रेस मुख्यालय में। उन्होंने सपा से एक चपरासी को भी जाने को मना कर दिया उसने, जबकि वहाँ अविनाश पांडे गए और अजय राय गए, सब जो लोग गए, लेकिन पलट के सपा से कोई नहीं आया। अब वो कांग्रेस से भी खफा बताए जा रहे हैं। तो मेरा अपने ख्याल में अखिलेश यादव ना इस चुनाव के खिलाड़ी हैं और ना वो कोशिश कर रहे हैं। उनका 2 इरादे हैं, एक तो भाई अपने परिवार के 2-3 सदस्यों को जिता लेना, और दूसरे 2027 तक बसपा को इतना नीचे रखना कि 2027 की लड़ाई उनके और भाजपा के बीच में सिमट के रह जाए। जी, वीरेंद्र जी के पास में जाऊंगा। वीरेंद्र जी, वो सवाल मैं करना चाहता था, हालांकि उस सवाल की तरफ अनुपम जी ने ही उसको शुरुआत कर दी। मेरा सवाल ये है कि शाहिद मंजूर किठौर से हैं, बिजनौर से टिकट मांग रहे थे, ताकतवर कैंडिडेट हैं। पिछली बार याकूब किस्ना शानदार, अगर चुनावी रणनीति देखें तो बड़े शानदार तरीके से लड़े और 4442 के करीब से वोटों से वो हारे। इसके अगर आप चले जाएंगे सहारनपुर, वहां से मुस्लिम कैंडिडेट जीतता है। अगर आप इधर आ जाते हैं तो लड़ाई मुजफ्फरनगर में भले ही अजीत सिंह के नाम से हो, लेकिन वो भी उन कैंडिडेट्स के हिसाब से लड़ी जाती है, मुस्लिम वोटरों के सहारे लड़ी जाती है। आप इस पूरी बेल्ट में इस बार ये कौन सी रणनीति लगा रहे हैं अखिलेश? और उधर से खुद ओवैसी ट्वीट तो जरूर कर रहे हैं कि एसटी हसन को कि तुमको नहीं देना था भाई, दरी उठाने के लिए हो, ये सब चीजें उन्होंने उनके ट्वीट पर कही, लेकिन खुद भी वो नहीं लड़ रहे हैं। तो ये जो पूरा एक छोटा मतलब जो आपका विश्लेषण है कि एक तो ये कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर अपनी जो 90% वोट हासिल की थी जिन मुस्लिमों से, उनके लिए भी उन सीटों पर नहीं दे रही, और साथ ही ऐसा क्या वजह है कि मुस्लिम उत्तर प्रदेश की उन सीटों से भी गायब हो रहे हैं जिन पर नैसर्गिक तौर पर यह माना जा रहा था कि अपोजिशन का मतलब ही मुस्लिम वोट होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का सारा समीकरण तो राष्ट्रीय लोकदल से उनका गठबंधन टूटने के बाद से ही गड़बड़ाना शुरू हो गया था, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने रामपुर और मुरादाबाद लोकसभा सीट में मैसअप किया है, जो जिस तरीके से मामले की पॉलिटिकल मिसहैंडलिंग हुई है, एसटी हसन का टिकट काटा गया है आजम खान के दबाव में, और गालियां मिल रही हैं अखिलेश यादव को। तो अखिलेश यादव ने इस मामले को की ये जिम्मेदारी थी कि इस मामले को ऐसे हैंडल किया जाता जिसमें विवाद ना होता। अब रुचि वीणा को लेकर के विवाद हो रहा है, ये खबर लगातार मुरादाबाद से आ रही है कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कार्यकर्ता उनके पुतले जला रहे हैं और उनकी मीटिंग में आने को तैयार नहीं है। तो ये तो सारा मैसअप हो गया, और ये भी समाजवादी पार्टी में बात कही जा रही है कि अखिलेश यादव को रामपुर के जिला जेल में स्वयं मिलने नहीं जाना चाहिए था,
उनको शिवपाल यादव को या रामगोपाल यादव को भेजना चाहिए था। तो मुस्लिम क्वेश्चन तो यहीं पे उनका गड़बड़ा गया है। और दूसरी बात आप देखिए, समाजवादी पार्टी जो है पिछले 10 सालों में 2017 में उसने अलायंस किया कांग्रेस से विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने अलायंस किया बहुजन समाज पार्टी से, राष्ट्रीय लोकदल से, केवल 5 सीटें मिली और बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली। 2022 के विधानसभा चुनाव में उसके साथ राष्ट्रीय लोकदल भी था, ओम प्रकाश राजभर भी थे, दारा सिंह चौहान भी थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे और छोटी छोटी पार्टियां और थी। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा, सीटों की संख्या 111 हो गई जो 2017 में केवल 47 थी। तो इस बार समाजवादी पार्टी का जो है सारा समीकरण जो है बड़ा गड़बड़ाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो मुस्लिम साइकी और मुस्लिम मन के लिए हुई है, जिसका बड़ा असर पड़ा है ईस्टर्न यूपी में, वो है मुख्तार अंसारी की बादा जिले में मौत। उसका बड़ा असर पड़ा है और बहुत ज्यादा उसको लेके पोलराइजेशन हो रहा है। समाजवादी पार्टी को लेके नाराजगी भी है कि साहब आपने जो है इस मामले के ऊपर जिस तरह से लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी वैसा नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है कि कोई और विकल्प भी नहीं है कांग्रेस और सपा के अलावा। तो समाजवादी पार्टी को इसको लेकर के भी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जिसकी बात कोई चर्चा नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी ने 2013 से ही 14 से ही लगातार फोकस किया है नॉन यादव बैकवर्ड और नॉन जाटव दलित। और उसके बाद जो लाभार्थी योजनाएं चलाई हैं और जो करोड़ों लाभार्थी लोगों का जो एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ है, तो बीजेपी ने बहुत ही खामोशी से जाति को वर्ग में बदल दिया है। और प्राइम मिनिस्टर ने भी लगातार इस बात को कहा है कि भारत में केवल 4 जातियां हैं, महिला है, युवा है, सीमांत किसान है और गरीब है। तो इसमें सभी कवर हो जाते हैं, वो किसी जाति के हो या किसी मजहब के हो, वो सवर्ण हो, पिछड़े जाति के हो या दलित हो। इसका भी जो है तो कास्ट आइडेंटिटी को लेकर के समाजवादी पार्टी के लिए जो अपील आज से 20 साल पहले थी या 10 साल पहले थी, वो आज नहीं है। और जो लाभ मिला है सब लाभार्थियों को कल्याणकारी योजनाओं का, वो इतना सब्सटेंटिव है, इतना ठोस है कि आप उसको नकार नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात ये है पूरे मामले को किस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप ने कैसे हैंडल किया। द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय द टॉप लीडरशिप, उसमें समाजवादी पार्टी में बहुत सारी कमियां रह गई हैं। आज जो 2 अप्रैल आ गई है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 दर्जन जिले कवर कर चुके हैं। यूपी में प्राइम मिनिस्टर मेरठ में मीटिंग कर चुके हैं। आज उन्होंने मीटिंग की है उत्तराखंड में। लेकिन अखिलेश यादव जो आज से 1.5 साल पहले बोलते थे कि वो लोकसभा का चुनाव अवश्य लड़ेंगे और यहाँ तक साफ कह दिया था कन्नौज से लड़ेंगे, अब ये हो गया कि साहब वो तो ये परसेप्शन बन गया है, ये धारणा बनी है, ये समाज में संदेश जा रहा है कि अखिलेश यादव ने मैदान छोड़ दिया, अब वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कन्नौज से अब उनका भतीजा तेजस्वी लड़ेगा और आज अखिलेश यादव कन्नौज में भी है। और अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से ये कोई हमें पूरा अभी डिटेल कैंपेन का प्लान नहीं मिला है कि यूपी में फर्स्ट फेज में कौन कौन नेता इंडिया अलायंस का या समाजवादी पार्टी का कहाँ कैंपेन करेगा, कब करेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। और ये तो जो है कांग्रेस में फैशन था पहले कि जब 2012 का असेंबली का चुनाव था तब कांग्रेस लोग यहाँ कहते थे हम 2014 के लोकसभा की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 2014 का चुनाव हो गया तो बोलते थे 2017 के यूपी विधानसभा की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 17 में बोलते थे हम 19 की लोकसभा की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं हम तो 2027 के विधानसभा की हम तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके से जो है राजनीति में जो लड़ाई है वो नहीं लड़ी जाती है। और अभी भी ये और सबसे जो बात लोगों को जिसने कंफ्यूज किया है, भारतीय जनता पार्टी के पास, योगी आदित्यनाथ के पास, नरेंद्र मोदी के पास एक बहुत क्लियर एजेंडा फॉर द फ्यूचर है। प्राइम मिनिस्टर ने कल ही बंबई में आरबीआई की बैठक के 90 साल जयंती के ऊपर अपने भाषण में साफ कहा है कि तीसरे टर्म की शपथ ग्रहण के 2 दिन के अंदर बहुत ही धमाधम फैसले होने वाले हैं, आप लोग तैयारी रखिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने अब देश के टॉप मोस्ट अर्थशास्त्री और इंडस्ट्रियलिस्ट की बैठक में पीएम का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है
कि प्राइम मिनिस्टर ने संदेश दिया कि एक जो है वो बहुत ही जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बदलाव शुरू जी करने जी वाले हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनकी जो रैली हुई रामलीला मैदान में, वो कह रहे हैं कि मोदी आ जाएगा तो आग लग जाएगी, वो कह रहे हैं कि हमको ईडी से बचाओ। उनके पास जनता को कोई होप, कोई बताने नया का कार्यक्रम, कोई एजेंडा नहीं कुछ है। मैं बताने को नहीं है। जी वो मैं वो एक बार वो जाता हूं जनता से अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं। जी। जी जी अभिषेक, जो पहला पहला जो 8 सीटों का चुनाव है, महज 15 दिन रह गए, चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है, तो ये जो लोग हैं, तमाम जो सीटें हैं, इन पर समाजवादी पार्टी वैसे तो अपने आप को कह रही है कि वो मुख्य पोजीशन की पार्टी है, जीतेगी, लेकिन आपको अभी तक कोई लीडर दिखाई दिया, मतलब कोई रैली दिखाई दी? कैसे प्रचार चल रहा है? आखिर विपक्ष इन सीटों पर कह क्या रहा है? आप चूंकि मिलते हैं लोगों से और लगातार आप सहारनपुर से लेके इधर तक पीलीभीत की हर सीट पे चॉइस लोगों के साथ चाय पे चर्चा या हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स आप कर चुके हैं, तो आपको विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं और जो विपक्ष के लीडर हैं, उनके बीच का कनेक्ट क्या दिख रहा है? मतलब क्या कह के वोट मांग रहे हैं वो लोग? सर वोट ही नहीं मांग रहे, अभी तो सड़क पे ही नहीं है। और जैसे चाय की चर्चा में एक दो समाजवादी पार्टी के नेता आ जाते हैं तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा भी शो में, मैंने कहा बहुत दिनों बाद कोई समाजवादी पार्टी का नेता कहने के बाद, बुलाने के बाद हमें मिल पाए, तो उनकी हताशा ऑफ द रिकॉर्ड भी है। और जो सवाल आपने अनुपम सर से और वीरेंद्र सर से पूछा है कि मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं, उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ। 15 दिन पहले दिल्ली में थे अखिलेश यादव, जब टिकट वितरण पर उन्होंने सारे पार्टी के बड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाया था, विधायकों को बुलाया था, एक साफ कर दिया था इस बार मैं मुसलमानों को टिकट नहीं दूंगा। आपको सुन के ये हैरानी होगी, उनका ये कहना था कि मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ 2027 के लिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मुसलमानों को टिकट देके हिंदू मुसलमान चुनाव हो जाएगा और वेस्ट यूपी में खासकर मैं मुस्लिमों को टिकट नहीं दूंगा, इसलिए आप अपनी दावेदारी वापस ले लीजिए। ये रफ़ीक अंसारी ने अपने लोगों से कहा, ये शाहिद मंजूर ने अपने लोगों से कहा, और शाहिद मंजूर को जो हमारे सोर्स बता रहे हैं उस मीटिंग में साफ तौर पे इन्होंने ये कह दिया शाहिद मंजूर को कि विधायक जी आप किठौर में अपना ध्यान लगाइए, बिजनौर की तरफ ध्यान न दीजिए, मैं आपको टिकट नहीं देने वाला हूँ। पहली ही मुलाकात में खड़े होके, बैठ के भी नहीं, खड़े खड़े ये शब्द अखिलेश यादव ने शाहिद मंजूर को बोल दिए। और साथ में एक टिप्पणी ये भी कर दी, जो लखनऊ में अपार्टमेंट आपका गिरा है उसमें जो आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पहले अपने को उससे बचाइए, टिकट विकेट छोड़िए और जाइए आप अपने क्षेत्र में ध्यान लगाइए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और शायद उनके दिमाग में ये आ गया है कि जो हिंदूवादी छवि बीजेपी पेश कर रही है 2027 तक मुस्लिमवादी छवि से मैं बाहर निकल आऊँ तो शायद मुझे फ़ायदा हो जाए। सपा के ही जानकार ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए इस मैटर पे कि मुस्लिमों को आगे बढ़ाना चाहिए या उन्हें शांत करके हिंदुओं को टिकट देना चाहिए, और इस बात की पुष्टि टिकट वितरण कर रहा है। अभी तक सहारनपुर, जहां फर्स्ट फेज में चुनाव है, जो आपका धीरेन्द्र सर सवाल है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, इधर जितने भी फर्स्ट फेज के चुनाव हैं वहाँ कोई एक ऐसी पब्लिक मीटिंग नहीं हुई है जिसमें कांग्रेस का नेता, अलायंस का या समाजवादी पार्टी का कोई एक नेता आके जनसंपर्क भी कर गया हो, इवन रोड शो भी कर गया हो। अभी मैं अरुण गोविल के रोड शो में से आ रहा हूँ मेरठ में, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य थे। अभी मैं 27 तारीख से लेकर अब तक बीजेपी का मेरठ का कार्यक्रम बता दूं, इसमें 27 तारीख को पहले मथुरा में थे मुख्यमंत्री, सेकंड नंबर पे आए मेरठ, तीसरे नंबर पे पहुंच गए गाजियाबाद। 27 मार्च की बात मैं बता रहा हूँ। फिर आगे 31 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी, आज अरुण गोविल ने अपना नामांकन फाइल कर दिया और केशव प्रसाद मौर्य साथ हैं और पूरे शास्त्री नगर से लेके 16 किलोमीटर का पूरे शहर में रोड शो निकाला है, जिसमें बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं था। सांसद राजेंद्र अग्रवाल से लेके तमाम सारे विधायक थे, संगीत सोम भी उसमें आए थोड़ी देर के लिए और फिर वो निकल गए। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। और इधर फर्स्ट फेज में कोई भी किसी जिले से, आप मुझे बता दीजिए, कोई समाचार अखबारों में आपने देखा हो, हमारे न्यूज़ पे कहीं चला हो कि यहाँ प्रचार है, बिल्कुल शांत समाजवादी पार्टी पड़ी है। कार्यकर्ता बेहद निराश है, उन्हें अभी यही नहीं पता चल रहा कि हमारा लाइन ऑफ एक्शन चुनाव में है क्या। इधर मेरठ में हाल ये है कि कोई नेता यहाँ पे नहीं है, बड़ा नेता कोई मेरठ में है ही नहीं। जिलाध्यक्ष को फ़ोन करो, फ़ोन स्विच ऑफ, शहर महामंत्री को फ़ोन करो, फ़ोन स्विच ऑफ।
एक आध किसी प्रवक्ता का फ़ोन खुला मिलता है जो मेरठ से राज्य स्तर के प्रवक्ता हैं, वो कह देते हैं भाई साहब हमें भी कुछ नहीं पता चल रहा किसका टिकट होगा, क्यासबाजी चल रही है। लखनऊ में लोग डेरा डाल रहे हैं, अखिलेश यादव मिलते ज़रूर हैं लेकिन अपनी इच्छा से वो नेताओं से मिल रहे हैं। उनसे मिलने के लिए भी 3-3 दिन का समय लोगों को लगे जा रहा है। जैसे योगेश वर्मा अपना दावा पुख्ता करते हैं तो उनके पीछे से 4 आदमी पहुंच जाते हैं कि योगेश को टिकट इसलिए ना दिया जाए, आपने अगर टिकट दिया तो इन्हें पुलिस प्रशासन जिला बदर की कार्रवाई कर रहा है, आपके टिकट देते ही प्रशासन इन्हें जिला बदर कर देगा, चुनाव बेकार हो जाएगा। ऐसे में फिर कन्फ्यूज़न की स्थिति खड़ी होती है। फिर कहा जाता है कि उनकी पत्नी को टिकट दीजिए जो वो मेयर रह चुकी हैं। फिर पीछे से जो लॉबी लगती है, जैसा मेयर के चुनाव में अतुल प्रधान के साथ हुआ कि खुले तौर पर रफ़ीक अंसारी ने बगावत कर दी, शहर विधायक ने, शाहिद मंजूर ने बगावत कर दी और अखिलेश को अतुल प्रधान को लेके रफ़ीक अंसारी के घर जाना था, लेकिन रोड शो में टाइम इतना हो गया था कि उनको अपने प्लेन से निकलना था। टाइम ओवर होने के कारण वो रफ़ीक अंसारी के घर पहुंच नहीं पाया और उन्हें सड़क पे बुलाया रफ़ीक अंसारी को और अतुल से गिले शिकवे दूर कराए थे निकाय चुनाव में, लेकिन वो गिले शिकवे दूर नहीं हो पाए। तो अंदरूनी फूट बहुत ज़बरदस्त है। अगर ये टिकट हुआ अतुल प्रधान का तो पब्लिक में भी इसमें निराशा है और मुझे ये लगता है कि योगेश वर्मा इस टिकट के बाद शायद निर्दलीय ताल ठोकें या AIMIM से टिकट ले आए। अभी AIMIM के 3 दावेदारों के नाम चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव नहीं लड़ लेकिन रहे, वो लड़ नहीं लेकिन रहे हो हैं। सकता है कि यहाँ टिकट मिल जाए। अभिषेक वो लड़ नहीं रहे हैं, उन्होंने अभी तक तो यही कहा है। लेकिन एक बार हम डिम्पल यादव को सुन लेते हैं अनुपम जी के पास जाने से पहले, क्योंकि डिम्पल कम से कम हम लोग इनको यूट्यूब पे, ट्विटर पे, उस पर तो देख ही रहे हैं, सड़कों पर देखे ना देखें। देखिए डिम्पल क्या कहती हैं। CBI और ED के माध्यम से लोगों को जहाँ सताया जा रहा है और वही वसूली भी की जा रही है, तो एक तरह का भ्रष्टाचार पूरे देश के सामने आया है और लोग अब बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किस पार्टी में है। मुझे लगता है अनुपम जी इस बात में इस जितना इन्होंने बताया है, बहुत ही आरोप बहुत सुंदर लगाए हैं इन्होंने, मतलब डिम्पल जो हैं, और मुझे लगता है बहुत बड़ा आरोप है ये। इससे मुझे लगता है कि शायद बिना सड़क पर आए समाजवादी पार्टी को बहुमत मिल जाएगा। मतलब 80 से जो 80 सीटें हैं उस पर मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त आंधी चल सकती है, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ा आरोप इन्होंने एकदम नया लगाया है। आपको क्या लगता है ये पहली पार्टी ऐसी बनेगी जो बिना सड़क पर आए और 80 की 80 सीटों पर बीजेपी को हरा देगी? इस तरह का चमत्कार लग रहा है आपको चारों तरफ? देखें, एक चुनाव ना लड़ना अपनी जगह है, लेकिन कुछ बयानबाजी करके आदमी खबर में बना रहना चाहता है, एक इंप्रेशन देना चाहता है कि सब हम चुनाव लड़ रहे हैं। आज आप देखिए, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसपे अखिलेश यादव का बयान ना आता हो। आज संजय सिंह की रिहाई हुई और बड़ी मजेदार बात है कि ईडी की सहमत से हुई। उसपे आम आदमी पार्टी का इतना लंबा बयान नहीं आया जितना लंबा सा अखिलेश यादव का आया। मतलब ये देख के इतना अजीब सा लगता है कि जैसे उन्होंने मन बना लिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी कैमरास और ट्विटर के जरिए ही पूरा चुनाव लड़के रख देंगे वो। और आप खुद ही देख रहे हैं, आपने शिवपाल यादव आजमगढ़ जाना चाह रहे थे, आपने उनको बदायूं भेज दिया। बदायूं में उनको धर्मेंद्र की टीम का सहयोग नहीं मिल रहा है। धर्मेंद्र बदायूं से लड़ना चाहते थे, आपने आजमगढ़ भेज दिया। वहां पे उनको शिवपाल का समधियाना है, उनको सहयोग नहीं मिल रहा है। फिरोजाबाद में रामगुप्ता के साहबजादे लड़ रहे हैं और वहां पे पिछली बार तो शिवपाल ने खुद ही खड़े होकर उनको हरवाया था। इस बार वही चीजें अंदर खाने नजर आ रही हैं। तो पूरे परिवार में इस तरह की जब फूटे तो पार्टी का आप इमेजिन कर सकते हैं। और एक बहुत वरिष्ठ मंत्री सपा के, और वो जिक्र कर रहे थे, क्या नाम लो उनका, कि उन्होंने कहा कि मैंने कहा अखिलेश यादव से कि सर मुसलमान कहाँ जाए, मतलब आप मुसलमानों के साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, और आपको लगता है कि आपने अगर अपनी मुल्ला मुलायम वाली इमेज को धो दिया तो फिर आपके साथ मुस्लिम समर्थन कैसे रह जाएगा। तो उस पर अखिलेश यादव की कहना है कि साहब मुसलमान जाएगा कहाँ, उनके पास ऑप्शन क्या। आपको याद होगा पौंडी साहब, 2015 में अखिलेश ये केजरीवाल की एक क्लिप वायरल हुई थी दिल्ली इलेक्शन के पहले, जिसमें वो कह रहे थे मुसलमानों को टिकट दो या ना दो, उनके पास ऑप्शन क्या है, उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है हमारे सिवा। और ये बात किसी हद तक देखिए सही भी है। एक मैंने आज एक ट्वीट किया था, एक इस्लाम में कहावत कही जाती है कि हुब्बे अली में नहीं बुग़्ज़े मुआविया, मतलब कि अली की मोहब्बत में नहीं मुआविया की नफरत में। जब तक मुस्लिम वोटिंग पैटर्न
किसी पार्टी विशेष या नेता विशेष पे ना होकर सिर्फ और सिर्फ भाजपा की मुखालफत के लिए होगा, तब तक हम मान के चलें कि अखिलेश हो या ममता हो या लालू या केजरीवाल हो, वो उनको फॉर ग्रांटेड लेते रहेंगे। मैं एक सवाल से पहले जाऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं ब्रजेश पाठक, वो भी सुन लेते हैं जब तक आते हैं, क्योंकि ब्रजेश पाठक भी इस सरकार में आप देखेंगे लगातार हर जगह, चाहे वो शामली हो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जिलों को घूम चुके हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं एक बार, फिर मैं भट्ट साहब से सवाल एक करूँगा। और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है, भटका हुआ है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। प्रचार की बात दूर रही, उनके पास कैंडिडेट भी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 80 में 80 सीटें जीतने जा रही है। विपक्ष के पास कोई नीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं। उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में गुंडों के हवाले करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। समाजवादी पार्टी को कभी भी उत्तर प्रदेश के लोग माफ नहीं करेंगे। देखिए, अगर मैं जाऊं आपके पास वीरेंद्र जी, एक सवाल, लेकिन मैं थोड़ा सा दर्शकों को ये ज़रूर बता दूं कि आखिर वो कन्फ्यूज़न क्या क्या रहा। समाजवादी पार्टी ने मेरठ से तो ये किया ही है, साथ ही साथ खजुराहो से भी बदल दिया। मनोज यादव को हटाकर उन्होंने मीरा यादव को टिकट दे दिया। मुरादाबाद में एसटी हसन को काट के रुचि वीरा को दिया, इसीलिए एसटी हसन के समर्थक हैं वो बहिष्कार कर रहे हैं, मतलब चुनाव में ना रुचि वीरा से बात कर रहे हैं ना उनका प्रचार होने दे रहे हैं। उन्होंने आसिम रजा का हटा के जो रामपुर में टिकट था, चूंकि आजम ने कहा था कि आप लड़िए नहीं तो आसिम रजा लड़ेगा, और उधर अखिलेश चाहते थे कि उनका भतीजा तेज प्रताप लड़े और उन्होंने उसको हटा के फिर मोहिबुल को दे दिया, तो वहां आजम के समर्थक उनका बहिष्कार कर रहे हैं। इसके अलावा बदायूं में आपने देखा ही धर्मेंद्र यादव चाहते थे, उनको वहां से हटा दिया। बागपत में मनोज चौधरी को हटाने की बात क्यों है? क्योंकि अमरपाल शर्मा, शायद शर्मा है इसलिए कैंडिडेट होंगे अमरपाल, वो सामने राजकुमार सांगवान है तो इसीलिए उसका मुकाबला जाट नहीं करेगा। ये एक थॉट के साथ इस समय अमरपाल शर्मा भी कह रहे कि मेरे पास पार्टी का टिकट है और मुझे टिकट दिया है। मिश्रिक का मैंने बताया ही था कि क्या जादू किया है, यशवीर सिंह वहां किया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो लड़ाई है ये क्या एक ऐसे टर्फ पे लड़ी जा रही है जिस पे कोई मुकाबला ही नहीं है, और योगी मोदी तमाम लोग उस तरह से जो पूरी ताकत से पूरी मेहनत कर रहे हैं वो लोग, लेकिन इधर विपक्ष में ना तो अभी तक बरेली, रायबरेली है, ना अमेठी है, ना आपके पास कोई रणनीति है, और उधर दूसरी तरफ मंच पर रोती हुई संयोगिता मौर्य दिखती हैं क्योंकि उनका टिकट काट दिया, लेकिन वो विरोध में नहीं गई। उसके बाद आपने सुना मेनका गांधी जी ने कहा कि बहुत लंबा समय है। क्या पार्टी की ताकत ही इस समय ज़्यादा बड़ा असर कर रही है, और सिर्फ जो अखिलेश हैं या विपक्ष है वो सिर्फ इसलिए चूंकि उनके पास एक सिंबल उनको देना है, इसीलिए जिसका मन कर रहा है उसको दिए जा रहे हैं? जी देखिए, समाजवादी पार्टी का आप अगर हाल देखिए तो मार्च 2022 में यूपी असेंबली के विधानसभा चुनाव के बाद से ही बिखराव शुरू हो गया था। ओम प्रकाश राजभर तो जो है अप्रैल से ही अलग हो गए थे, और आपको याद होगा जून 2022 में आजमगढ़ लोकसभा का उपचुनाव हुआ था जिसमें समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई थी, और उस समय भी ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से कहा था कि एसी कमरे के बाहर निकलिए, जाके लड़िए, तब जाके काम चलेगा, और आप एसी कमरे में बैठे रहते हैं। और उसी 2022 में शायद नवंबर में फिर चुनाव हुआ था, रामपुर लोकसभा सीट का उपचुनाव हुआ था, रामपुर में विधानसभा का भी उपचुनाव हुआ था, वहां भी समाजवादी पार्टी कहीं लड़ती हुई दिखाई नहीं दी थी। हाँ, नवंबर 2022 में जो उपचुनाव हुआ था मैनपुरी लोकसभा सीट में, वो जरूर समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी, लेकिन उसका मोर्चा खुद शिवपाल यादव ने स्वयं संभाला था, जिसके चलते समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। और मैंने देखा है मुलायम सिंह यादव के जमाने में समाजवादी पार्टी में कैडर की वार्मिंग अप करना, कैडर का ट्रेनिंग प्रोग्राम करना, जिले जिले में कार्यक्रम करना, ये सब काम बहुत ही सक्रियता के साथ मुलायम सिंह यादव के जमाने में होते थे। 2004 में, 2009 में, 2012 में, इवन 17 में सब होता था। लेकिन अब जो है ये 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद कोई नीति, कोई डायरेक्शन और एक कोई खास आइडियोलॉजिकल पहचान को बना के रखना, ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती। और जैसा कि
एक पॉलिटिकल एक थिंक टैंक दिल्ली का है, उसकी एक स्टडी है यूपी के बारे में और देश की राजनीति के बारे में कि कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का और अन्य गैर बीजेपी पार्टियों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो स्टैंड है वो मैक्सिमलिस्ट है, अधिकतमवादी है, कि हम नरेंद्र मोदी की सरकार की वैधता को स्वीकार नहीं करते, हम नरेंद्र मोदी सरकार के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, हम 100% हर मामले में विरोध करेंगे। लेकिन इस स्टैंड को सस्टेन करने के लिए धरातल पे जिस लेवल की गोलबंदी की और जिस लेवल के मोबिलाइजेशन की जो आवश्यकता है, वो काम किसी राज्य में नहीं हुआ सिवाय वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी। यूपी में बिल्कुल नहीं हुआ, कांग्रेस ने कहीं कुछ नहीं किया। हाँ, राहुल गांधी ने 2 यात्राएं निकाली और उन यात्राओं के बाद उनकी सरकार बन गई हिमाचल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, तो उन्होंने ये श्रेय उन्होंने राहुल गांधी को दे दिया कि साहब ये तो यात्राओं का परिणाम है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने गोलबंदी के नाम पर, मोबिलाइजेशन के नाम पर क्या किया? 2022 के 9 महीनों में, 2023 के 12 महीनों में और अभी जो है 3 महीने जो है 2024 के, यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने तो अपने जिले के दौरे तक नहीं किए। और ये जो आज जो समस्याएं सामने आ रही हैं, आपको शाहिद मंजीर को ये कहना पड़ रहा है, आपको ये कहना पड़ रहा है कि हम मुसलमान नहीं खड़ा करेंगे, सब किससे मोबिलाइजेशन हो जाएगा, यह सब मुसलमानों के साथ विकल्प क्या है। ये सारी बातें लोकसभा चुनाव की घोषणा के 6 महीने पहले, 4 महीने पहले तय हो जानी चाहिए थी। लोगों को भाग भाग के मेरठ से लखनऊ आने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी ने जिसका भी टिकट काटा, हमने नहीं सुना कहीं पर भी कोई आदमी जो है झुंड बना के दिल्ली गया हो या लखनऊ आया हो। और यहाँ तक कि वरुण गांधी को भी ये बता दिया गया कि आपको 5 साल के लिए सुधार गृह भेजा गया है, आप सुधार गृह में 5 साल रहेंगे, आपका आचरण ठीक रहेगा तो 2034 में 2029 में आपके बारे में फिर से विचार किया जाएगा। हालांकि पीलीभीत की मीटिंग में वो शामिल नहीं हुए हैं अभी तक, लेकिन उनका कोई बयान भी नहीं आया है। तो समाजवादी पार्टी ने जो ये जो मैसअप किया है, ये केवल जिस लेवल की राजनीति में सक्रियता चाहिए और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक सक्रियता का जो मानक तय किया है 24/7 into 365, यदि इस तरह से आप राजनीतिक सक्रियता आपकी होगी तो ही आप भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे। वरना आप ये जो हर तीसरे दिन जो आप टिकट बदल रहे हैं, इससे आपके काडर पर और आपके समर्थक वर्ग के मनोबल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। गाजीपुर में चर्चा हो रही, साहब अखिलेश यादव नहीं आए, असाउद्दीन ओवैसी जो है मुख्तार अंसारी की जो है मातमपुर में आ गए, उन्होंने धर्मेंद्र यादव को भेज दिया। तो कहीं कोई प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी कहीं कुछ है ही नहीं। और अभी जितने लोग पैनलिस्ट हैं, जो लोग शामिल हैं, वो सब भी ये कह रहे हैं कि भाई किस मुद्दे पे कैंपेन होगा, कौन कहाँ कैंपेन करेगा, ये कुछ अभी कोई प्लान सामने आया ही नहीं है। 2009 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव सुबह 9 बजे पार्टी कार्यालय में आ जाते थे, बहुत लोगों से मिलते थे और उसके बाद वो अगले 1.5-2 घंटे में अपने कैंपेन पे निकल जाते थे, लौट के फिर कार्यालय में आते थे, फिर लोगों से मिलते थे। ऐसा यहाँ कुछ इस समय नहीं है। पार्टी कार्यालय में या तो सन्नाटा है या कोई बैठे हैं लोग ऐसे ही अपना कैजुअल मिलने में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई नेता बड़ा आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो इतने कैजुअल तरीके से चुनाव लिया जा रहा है, ये खुद समाजवादी पार्टी लोगों को बहुत चौंका रहा है लखनऊ में। जिस तरह से अब लग रहा है कि राजनीति करवट बदल रही है, तमाम चीज़ें कर रही है, उसमें विपक्षी पार्टी वो मुद्दे ढूंढने में नाकाम दिख रही हैं। क्योंकि अगर मैं देखता हूं तो वो लगातार वही सब चीज़ें कि ईडी के दम पर सरकार, सीबीआई के दम पर ईवीएम, उन तमाम मुद्दों में कहीं नहीं दिखता कि ये विपक्षी पार्टी सामने जनता के कोई एक चीज़ रखना चाहती है। और जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं तो उसके बाद इन पार्टियों को जनता की आवाज़ से ज़्यादा ये लगता है कि कहीं मीडिया ने कुछ तो नहीं किया, गोदी मीडिया हो गया, ये तमाम चीज़ें, इस तरह के जो बयानात आते हैं, उनसे पहले काश ये पार्टियां ये देख लें कि किस तरह से चुनाव बीजेपी लड़ रही है। उसके नेता जिला दर जिला एक के बाद एक कोहेरेंस दिखाई दे रहा है, उनके आइडिया दिख रहे हैं कि वो किस आधार पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन
बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के नाम पर मुद्दे खोजने की जो छटपटाहट दिखाई देनी चाहिए वो भी विपक्षियों में नहीं है। यहाँ तक तो जो खेल हो रहा है उम्मीदवारों का, तो कई बार तो ये लगता है कि पार्टी से खेला जा रहा है या फिर उम्मीदवारों से खेल रहे हैं अखिलेश, यही बड़ा सवाल है। आज आप सभी का इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए स्वागत। देखते रहिए आप तमाम लोग सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर। कल फिर किसी नए मुद्दे पर मुलाकात होगी। नमस्कार।